हेलो स्टूडेंट, हम लोग पिछले क्लास में देखिए क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ लिए हैं सम संख्या। देखिए अभी तक हम लोग जितना चीज़ पढ़ रहे हैं उसको एक बार रिवाइज करेंगे। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक वास्तविक संख्या, एक अवास्तविक संख्या। ठीक, अवास्तविक संख्या को अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, वास्तविक संख्या को हम लोग क्लास 10 में पढ़ रहे हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक, फिर अपरिमेय संख्या का कोई प्रकार नहीं, परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है। ठीक, कौन कौन? पूर्ण संख्या और भिन्न संख्या होता है ना। और पूर्णांक जो होता है तीन प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। ठीक, अब देखिए सम संख्या किसको बोलते हैं? सम संख्या ये हम लोग क्लास 9 में ही पढ़े हैं। ठीक, इवन नंबर वैसी संख्या, वही प्राकृतिक संख्या है जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक, उसको क्या बोलेंगे? सम संख्या। 2, 4, 6, 8, 10 ये सब कैसी संख्या है? सम। उसके बाद विषम संख्या है, ऑड नंबर वे प्राकृतिक संख्या है जो दो से पूर्णतः विभाज्य न हो। ठीक, उसको क्या बोलते हैं? विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 10। ये कैसी संख्या है? विषम संख्या। इसके बाद आता है रूट संख्या। रूट संख्या नहीं, अभी हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का एक और नाम होता है क्या? अभाज्य संख्या या इसी को बोला जाता है रूट संख्या। रूट संख्या जिसका इंग्लिश होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किससे कहते हैं? तो वैसी संख्या, वे प्राकृतिक संख्या है जो एक से बड़ी हो और खुद से भाग लगे और किसी दूसरी संख्या से भाग न लगे। मतलब खुद से भाग लगे और एक से भाग लगे, किसी दूसरी संख्या से भाग न लगे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 15 नहीं होगा, 19, 23, ये सब कैसी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। उसके बाद भाज्य या यौगिक, जिसको बोला जाता है कंपोजिट यौगिक संख्या। कंपोजिट नंबर वे संख्या है जो एक से और खुद से भाग लगे और किसी साथ में किसी दूसरे संख्या से भी भाग लगे, उसी को बोला जाता है क्या? भाज्य। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 4, 6, 8, 9 भी होगा, 10, 12, 14, 15, 16। ये सब कैसी संख्या है? भाज्य। एक और चीज असभाज्य संख्या, असभाज्य जिसको बोला जाता है कोप्राइम। ये किसको कहते हैं? तो ऐसी दो संख्या है जिसका मौसा, कोई दो संख्या लिया जाए और उसका मौसा निकालने पर एक के बराबर हो, उसी को क्या बोलते हैं? असभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पर दो संख्या a और b है, a के जगह और b के जगह कोई दो संख्या लेगा, उसका मौसा निकालने पर अगर एक आ जाए तो उसको बोलते हैं कोप्राइम नंबर। जैसे अगर 9, 16 का निकाला जाए, ठीक, 9, 16 का निकाला जाए क्या? मौसा, HCl। ठीक, तो कितना होगा? 1 होगा। इसको असभाज्य संख्या कहते हैं। या 3 और 4 का निकाला जाए मौसा, तो इसका भी एक ही होगा। या
16 और 25 का निकाला जाए तो इसका भी मौसम क्या होगा, ये होगा। तो इसको हम बोलेंगे असभाज्य समस्या। इतना आप लोग नोट कीजिए। देखिए इसके बाद एल्गोरिदम एक विशेष प्रकार की समस्या हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिदम कहते हैं। मतलब एल्गोरिदम जो है एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि, उसी को बोला जाता है एल्गोरिदम। प्रमेय क्या है, या लेमा। लेमा एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है। मतलब ये जो है लेमा एक सिद्ध किया हुआ कथन है और इसी की सहायता से दूसरे कथन को लोग क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। भाजक तत्व, यदि पूर्णांक ए और बी और ए का वैल्यू होगा नॉट इक्वल 0, मतलब ए 0 के बराबर नहीं होगा, के लिए एक पूर्णांक क्यू ऐसा मिले कि बी बराबर ए क्यू, बी बराबर ए क्यू, और ए जो होगा कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो ए बी को विभाजित करते हैं। ए जो है बी को क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो जब ए बी को विभाजित करेगा तो बी को क्या बोलेंगे, ए का गुणज या अपवर्त। ठीक, बी को ए का क्या बोलेंगे, गुणज या अपवर्त, और ए को बी का भाजक या अपवर्तक कहते हैं। इतना चीज क्लियर हुआ, इसको तो नोट करेंगे। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वल विभाजन प्रमेय का, इक्वल डिवीजन लेवल। देखिए होता क्या है, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, शून्य पूर्णांक क्या होता है, बताए थे ना। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। तो ए और बी दो धनात्मक, मतलब ए और बी के जगह पर दो धनात्मक पूर्णांक रहेंगे। ठीक, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय और ऋणात्मक, अद्वितीय कहने का मतलब जो होता है एक, केवल एक, और ऋणात्मक मतलब वो ऋणात्मक नहीं होगा, और ऋणात्मक पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या है क्यू और आर विद्यमान हो कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मतलब यहाँ पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर शर्त है जहाँ 0 से बड़ा होगा आर का वैल्यू और बी से छोटा होगा। ठीक, आर जो शेषफल होगा बी से छोटा या बराबर और 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोग भाग सीखते हैं तो यहाँ पर ए में बी से भाग दे रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर क्यू भागफल मिल रहा है और यहाँ पर शेषफल आर मिल रहा है। ठीक, तो इसको क्या बोला जाता है, भाज्य। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है भाजक, और इसको भागफल, और नीचे वाला जो बचता है उसको शेषफल। तो इसी तरह यहाँ पर ए जो है क्या है हमारा, भाज्य, बी जो है क्या है हमारा, भाजक, इंटू, यहाँ पर इंटू में है मतलब गुना का चिन्ह छिपा रहता है। यहाँ पर क्यू क्या है, भागफल, प्लस आर क्या है, शेषफल। तो ये चीज हम लोग पहले भी हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है ना। इसको हम लोग नोट कीजिए। देखिए अगर इसमें एग्जाम्पल आप लोगों को समझना है तो देखिए एक एग्जाम्पल समझाएं। जैसे यहाँ पर दो संख्या है, मान लीजिए 11 में 2 से भाग दें, 11 में 2 से भाग दें, तो 11 क्या है, भाज्य, 11 क्या है, 2 क्या है, भाजक। अब यहाँ पर देखिए हम लोग भाग देंगे तो क्या होगा, 5 मतलब 5 दूना 10, यहाँ पर 1 शेषफल बच गया। तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या होगा, 11। ए के जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए होता है
भाज्य, और भाज्य इसी को बोला जाता है। तो यहाँ पर हो गया 11 प्लस बी, जिससे भाग दिया जा रहा है वो है हमारा बी, तो कितना है 2 इंटू क्यू, क्यू के जगह कितना है 5 और प्लस 1। तो कहने का मतलब है 11 यहाँ पर भाज्य, 2 से भाग दे रहे हैं तो 5 मतलब कट रहा है, तो 5 दूना 10, और यहाँ पर 11 है, एक शेषफल बच रहा है, तो यहाँ पर शेषफल हो गया। और एक चीज़ और यहाँ पर जहाँ आर का हम लोग लिख रहे हैं, आर का वैल्यू जो होगा 20 से बड़ा होगा और 0 से बड़ा होगा और 20 से छोटा होगा और बराबर भी होगा। तो यहाँ पे देखिए आर जो है 1 है, बी कितना है 2, तो 2 से यह छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। तो देखिए शर्त को लागू कर रहा है, तो यहाँ पर बी के जब हम लोग क्या लिखेंगे 2 और आर मतलब शेषफल है यहाँ पर कितना 1, ठीक है। यहाँ पर अब शेषफल हो गया, तो अब पॉइंट में लेना पड़ेगा तो भाग देगा। यहाँ पर और कोई अंक है जो उतारेंगे नहीं, ठीक। तो यह हुआ हमारा क्या इक्वल विभाजन परिमेय का, ठीक। समझ में आया नहीं, तो इसको नोट कीजिए। देखिए इक्वल विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, दो धनात्मक संख्या हो ए और बी, दो धनात्मक संख्या के लिए यह नियम लागू होता है। वहाँ पर मान लीजिए ए और बी दिए हैं, और ए जो होगा बी से क्या होगा 12, मतलब दो संख्या लेंगे उसमें जो 12 होगा उसको ए लेना है, जो छोटा होगा वो बी होगा। के मौसम मतलब एचसीएफ ज्ञात करने के लिए निम्नांकित चरणों मतलब स्टेप्स की आवश्यकता होती है। चरण 1 स्टेप 1, ए और बी के लिए इक्वल विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। इसके लिए हम पूर्ण संख्याओं क्यू और आर को लेते हैं, जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब यहाँ पर दो संख्या लिए हुए ए और बी। ए क्या है भाज्य है, बी क्या है भाजक है, क्यू क्या है भागफल है, आर क्या है शेषफल। और यहाँ पर शर्त होता है, कंडीशन होता है कि आर मतलब शेषफल जो होगा, बी मतलब भाजक से छोटा ही होगा या बराबर हो सकता है, और 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, को संतुष्ट करेगा। दूसरा क्या चरण सेकेंड, यदि आर 0 हो जाए, मतलब यहाँ पर भाग दिया जाए तो शेषफल अगर 0 हो जाए तो भाजक बी ही, अगर देखिए शेषफल जैसे 0 हो जा रहा है तो बी जो होगा भाजक वहीं ए और बी का क्या होगा एचसीएफ। अगर 0 ना हो तब, अगर 0 और आगे स्टेप चलेगा, तो अगर 0 ना हो तो देखिए, किंतु यदि आर नॉट इक्वल 0 तब इक्वल विभाजन परिमेय का प्रयोग बी और आर को लेके बी और आर के साथ करेंगे, ठीक। बी और आर को लेंगे उसके बाद करेंगे। तो देखिए वो एग्जांपल से हम लोग समझेंगे कि दोनों स्टेप्स क्या करें। जैसे यहाँ पर देखिए 196 और 38,220 दो अंक लिए हुए, ठीक। तो इसमें बड़ा कौन है, यह वाला कि यह वाला, ये वाला। तो इसको हम लोग ए लेंगे 38,220, और छोटा कौन है 196, तो इसको हम लोग बी लेंगे 196। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। तो अब यहाँ पर देखिए कहने का मतलब है ए क्या है भाज्य, तो ए है हमारा 38,220, बी क्या है बी से भाग देंगे तो बी क्या है 196। तो देखिए 196 से इसमें 195 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, 38,220 पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक। मतलब कहने का मतलब 196 में 195 से गुना कीजिएगा तो हमारा आ जाएगा 38,220। तो यहाँ पर ए के जब हम क्या लिखेंगे 38,220, ठीक। और यहाँ पर बी के जब पर क्या है सॉरी बी के जब पर 196 है, ठीक। इंटू क्यू भागफल क्यू होता है ना, तो 195 और प्लस आर के जब पर आपको कट गया है तो क्या बचा है 0। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि आर क्या हो रहा है 0 तो भाजक बी ही, तो अब यहाँ पर बी के जब पर क्या है 100, तो यही क्या हो जाएगा
मौसा हो जाएगा, मतलब HCF हो जाएगा। ऊपर वाला लाइन हटाए, देखिए देखिए यहाँ पर जो 196 होगा, बी जो होगा, अगर शेषफल 0 आ जाए तब जो बी होगा, बी के जगह पर होगा वही क्या हो जाएगा हमारा मौसा हो जाएगा, जिसको बोला जाता है HCF हो गया 196। ठीक, अगर यहाँ पर कह रहा है कि अगर 0 न हो तब यहाँ पर R देखिए, यदि R नॉट इक्वल 0, अगर R का वैल्यू 0 न हो तो देखिए R का वैल्यू 0 न हो तो हम लोग इक्विट विभाजन एल्गोरिथम का तब तक प्रयोग करते रहते हैं जब तक कि R बराबर 0 नहीं होगा, जब तक कि मतलब शेषफल 0 न आ जाए। ठीक, एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बुक का देखिए, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 867 और 255। देखिए इसको देखिए ध्यान से, इसमें बड़ा कौन है 867, तो इसको हम लोग ए का वैल्यू लेंगे, छोटा कौन है तो ये हमारा बी का वैल्यू 200। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, ए बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा और बराबर और B से छोटा और बड़ा हो सकता है। ठीक, तो A के जगह पर क्या रखेंगे 867, B के जगह पर क्या होगा 255। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा 867 में 255 से भाग, तो देखिए 3 मरतबे अगर जा रहे हैं तो 5 3 15 के 5 हासी 1 765 टोटल, 5 3 15 और 1 16 के 6 हासी 1, 3 दूना 6 1 7, कितना रहा 765, घटाएंगे 102 आएगा, तो यहाँ पर 2 0 1। तो देखिए यहाँ पर हम बताया कि ए होता है, या बी होता है, या क्यू होता है, या क्या होता है आर। तो ए के जगह पर 867 है, बी के जगह पर 255 है, यहाँ पर गुने क्यू के जगह पर क्या होगा 3 प्लस शेषफल कितना है 102। तो देखिए यहाँ पर शेषफल तो 0 नहीं है, शेषफल यहाँ पर 0 है, अगर शेषफल यहाँ पर 0 आ जाता तो यह हमारा HCF हो जाता है, मौसा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो शेषफल 0 नहीं है, तो शेषफल 0 नहीं है, तो अब यहाँ पर हम लोग किसको लेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है कि नॉट इक्वल 0, तब इक्वल विभाजन परिमेय का प्रयोग B और R के साथ करेंगे। तो B कौन है यह है, और R कौन है यह है, तो अब इसमें बड़ा कौन है यह कि यह 255 को यहाँ पर रखेंगे और 102 को यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 255 है, 102 से भाग करेंगे, कितना मरतबे 2 मरतबे, 102 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 204, यहाँ पर 1 यहाँ पर 5 ही कट गया। तो अब यहाँ पर देखिए बी का तो वैल्यू है, क्यू के जगह पर क्या रखेंगे 2 मरतबे, तो शेषफल कितना बचा है 51। फिर भी यहाँ पर देखिए फिर आर का वैल्यू 0 नहीं हुआ है, तो फिर अब यहाँ पर बी और आर को लेंगे, तो बी के जगह पर कितना है 102, आर के जगह पर कितना है 51। तो अब देखिए तो ये 102 है, 51 से 2 में कट जाएगा, देखिए यहाँ पर 51 से 102 कितना बार में कटेंगे 2 बार, कट गया 0 से आया, तो यहाँ पर 2 और प्लस 0,
तो इक्विल विभाजन परिमेयिका का प्रयोग तब तक करते रहते हैं जब तक शेषफल 0 न आए। यहाँ पर 0 आ गया तो अब हम लोग आगे जाएंगे नहीं, यहीं पर रुक जाएंगे। और यहाँ जो b का वैल्यू होता है वही हमारा क्या होगा, HCF। ठीक, HCF किसका 867 और 255 का कितना आ गया 91। अब बताइए आप लोग को समझ में आया अच्छी तरह से, तो इसको नोट कीजिए। देखिए एक और एग्जाम्पल तो हम लोग समझेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है 4365 और यहाँ पर दिया है 72450। तो बड़ा कौन है, ई वाला कि ई वाला? 72,450। जो बड़ा है वो हमारा ए का वैल्यू होगा 72,450 और बी का वैल्यू होगा 4,365। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, विभाजन परिमेयिका क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से 12 होता है R का वैल्यू और B से छोटा होता है। अब यहाँ पर A की जगह पर क्या रखेंगे 72,450, B 4,000। तो देखिए कहने का मतलब है इससे इसमें भाग देंगे तो कितना मरतबे जाएगा, 16 मरतबे। 16 मरतबे। शेषफल कितना बचेगा 2610। 2610। देखिए शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल जब 0 नहीं आया तो क्या B और R को लेते हैं, तो B के जगह कितना है 4,365। तो यह यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला यहाँ कि अब इतना में इससे भाग देंगे तो कितना मतलब जाएगा 1 मतलब। शेषफल कितना बच जाएगा 1755। फिर यहाँ पर शेषफल 0 नहीं है, नहीं है। अब यहाँ पर B के जगह क्या है 2610 बराबर यहाँ पर R के जगह हो जाएगा 1755, 1 मरतबे जाएगा। शेषफल कितना बचेगा 855। अब यहाँ पर देखिए फिर शेषफल 0 नहीं है तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 1755, यहाँ पर 855, 8 गुना 16, 2 मरतबे जाएगा। जी। शेषफल कितना बचेगा 45। 45। फिर शेषफल 0 नहीं है, तो जब तक शेषफल 0 ना आए तब तक इसका प्रयोग करते रहेंगे। अब यहाँ पर B के जगह 855 है, ठीक, यहाँ पर 45, कितना मरतबे 19 मरतबे, कितना शेषफल बचेगा 0। तो अब यहाँ पर 0 आ गया तो यह B का जो वैल्यू होता है A बराबर BQ प्लस R होता है ना, तो R तक 0 आ गया। तो अब यहाँ पर जो B का वैल्यू होगा वही हमारा क्या हो जाएगा 900 HCF। अब बोलिए आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आए तो इसको नोट कीजिए। ठीक, आज का क्लास इतना है। ठीक, कल हम लोग एक्सरसाइज हम लोग बनाएंगे।